नमस्कार, मैं केशव यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल की कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। इस एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने से संबंधित सभी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि आपने प्रॉपर्टी कितने की परचेज की है, कितना आपने बयाना दिया है, कब तक आप पूरी पेमेंट करेंगे। यदि यह एग्रीमेंट ठीक से ना लिखा जाए तो पार्टियों के बीच विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार बेचने वाला पक्ष बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री कराने से मना कर देता है, तो कई बार खरीदने वाला पक्ष बयाना देने के बाद टाइम पर पूरी पेमेंट नहीं कर पाता। तो आज इस वीडियो में दोनों ही टॉपिक्स पर बात करेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, और अगर कोई पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं करता तो क्या लीगल रेमेडी होगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और अभी तक आपने मेरे यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अनुसार ऐसे सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि दोनों पक्षों की सहमति से हों और जिनका उद्देश्य लॉफुल हो। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि दोनों पक्ष कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हों। अब सवाल यह उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य से क्या अभिप्राय है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 के अनुसार दोनों पक्ष बालिग होने चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट उनकी आपसी सहमति से होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल में कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जानी चाहिए। सबसे पहले इसमें दोनों पक्षों के नाम, फादर्स नेम और एड्रेस ठीक से मेंशन होने चाहिए। इसके बाद वह प्रॉपर्टी जिसके संबंध में यह एग्रीमेंट हो रहा है उस प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, जैसे कि उस प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, उसका एरिया कितना है, उसके चारों साइड्स में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या क्या पड़ता है, यह सब इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद टोटल प्राइस कितने की आप वह प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वह इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आपने कितना एडवांस दिया है वह इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद एडवांस देने के बाद आप अगर बीच में कोई पार्ट पेमेंट करेंगे तो वह कितनी करेंगे और कितने समय बाद करेंगे यह भी इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद बैलेंस पेमेंट कितनी बची है और आप वह कितने समय में पे करेंगे यह भी इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद बिजली, पानी और हाउस टैक्स के ड्यूज कौन पे करेगा यह भी इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। आमतौर पर इस तरह के सभी ड्यूज सेलर के द्वारा पे किए जाते हैं। इसके बाद आपको इस एग्रीमेंट में सेलर से यह डिक्लेरेशन ले लेनी चाहिए कि इस एग्रीमेंट को करने के बाद वह किसी और व्यक्ति के साथ इस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इसके बाद यदि कोई पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं करता तो उस पर क्या पेनल्टी होगी यह भी इस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। आमतौर पर यदि बेचने वाला पक्ष बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री कराने से मना करता है तो डबल बयाना वापस करने का क्लॉज, और अगर खरीदने वाला पक्ष टाइम पर पूरी पेमेंट नहीं करता तो बयाना फॉरफिट होने का क्लॉज एग्रीमेंट में लिखा जाता है। इसके बाद आपको सेलर से यह भी डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस पर किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं है, वह प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी नहीं रखी गई है और उस प्रॉपर्टी पर कोई अन्य विवाद नहीं है। यह सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने के बाद इस एग्रीमेंट के सभी पेजेस पर दोनों पक्षों के साइन होने चाहिए। इसके बाद इस एग्रीमेंट में 2 विटनेस के साइन भी होने चाहिए। यह सब करने के बाद आप इस एग्रीमेंट को नोटिस से अटैच करवा लें या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवा लें। चलिए अब देखते हैं एक एक्चुअल एग्रीमेंट टू सेल। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्टैम्प पेपर परचेज करना है। स्टैम्प पेपर में सबसे पहले यह परचेज्ड बाई आ गया कि किसके द्वारा यह स्टैम्प पेपर खरीदा गया है। इसके बाद यह आर्टिकल आ गया, सेल एग्रीमेंट। इसके बाद प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस इसमें आ गया। यहाँ पर फर्स्ट पार्टी में सेलर का नाम आ गया। इसके बाद यह सेकंड पार्टी, यहाँ पर बायर का नाम आ गया। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी पेड बाई, यहाँ पर भी बायर का नाम आ गया। इसके बाद यह स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट आ गया 100 रुपीज़। इसके बाद यह एग्रीमेंट का सेकंड पेज है, इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूशन की डेट आ गई। इसके बाद इसमें फर्स्ट पार्टी सेलर का नाम आ गया। इस एग्रीमेंट में सेलर जॉइंट है तो सबसे पहले फर्स्ट सेलर का नाम आ गया, उसका फादर नेम आ गया। इसके बाद सेकंड सेलर का नाम आ गया, उसका हस्बैंड नेम आ गया और दोनों का एड्रेस आ गया, और दोनों मिलकर इसमें फर्स्ट पार्टी बन गए। इसके बाद इसमें बायर का नाम आ गया।
बायर भी इस एग्रीमेंट में जॉइंट है, तो सबसे पहले बायर का नाम आ गया, उसका फादर नेम आ गया, इसके बाद सेकंड बायर का नाम आ गया, उसका हस्बैंड नेम आ गया और दोनों का एड्रेस आ गया और दोनों मिलकर बन गए सेकंड पार्टी। इसके बाद यह प्रॉपर्टी आ गई, इस प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस इसमें आ गया। इसके बाद इसमें यह टोटल डील अमाउंट आ गया 40 लाख रुपए। इसके बाद इसमें यह एडवांस आ गया 4 लाख रुपए, इसमें एडवांस दिया गया है जो कि टोटल डील का 10% है। आमतौर पर एडवांस 10% ही दिया जाता है, इससे कम या ज़्यादा भी दिया जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। इसके बाद यह आ गया कि यह एडवांस किस तरह से दिया गया है, यह चेक नंबर वगैरह आ गया इसमें। इसके बाद बैलेंस अमाउंट आ गया इसमें 36 लाख रुपए और यह डेट आ गई कि इस डेट को या इस डेट से पहले यह अमाउंट दे दिया जाएगा और यह अमाउंट देने के बाद फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री कर देगी और पोजीशन दे दिया जाएगा। इसके बाद यह इसमें ड्यूज़ आ गए, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी तरह के ड्यूज़, हाउस टैक्स, पानी का बिल, RWA और बिजली का बिल वगैरह, यह सब पोजीशन देने तक फर्स्ट पार्टी के द्वारा पे किया जाएगा। इसके बाद इसमें यह आ गया कि सेलर को यह एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस प्रॉपर्टी के संबंध में किसी और व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने का कोई राइट नहीं है। इसके बाद डबल या फॉरफिट की क्लॉज आ गई कि अगर सेलर इस एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं करता तो वह बायर को अर्नेस्ट मनी का डबल वापस करेगा और सेकंड पार्टी कोर्ट के माध्यम से भी इस डील को पूरा कर सकती है। और अगर बायर जो है वो है टाइम पर पूरी पेमेंट नहीं कर पाता तो उसका एडवांस जो है वह फॉरफिट माना जाएगा। इसके बाद इससे अगले क्लॉज में सेलर यह डिक्लेरेशन दे रहा है कि वह इस प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव ओनर है और यह प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी नहीं रखी गई है, इस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल सेलर ही होगा। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पार्टी यानी कि सेलर साइन करेगा और यहाँ पर सेकंड पार्टी यानी कि बायर साइन करेगा और यहाँ पर 2 विटनेस के साइन होंगे और उनके नाम और एड्रेस आएंगे। यह सब करने के बाद आप इस एग्रीमेंट को या तो नोटरी से अटैच करा लें या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवा लें, जैसा भी आपकी स्टेट में होता हो। अब बात करते हैं कि यदि बेचने वाला पक्ष एडवांस देने के बाद रजिस्ट्री कराने से मना करता है या खरीदने वाला पक्ष एडवांस देने के बाद टाइम पर पूरी पेमेंट नहीं कर पाता तो क्या लीगल रेमेडी होगी। इसमें सबसे पहले दूसरे पक्ष को एक लीगल नोटिस दिया जाता है और यदि नोटिस देने के बाद भी वह पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में उस पक्ष के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। और यदि बेचने वाला पक्ष एडवांस देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी भेज देता है तो बेचने वाले पक्ष के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें।